मैं मैं रमानिसाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की अखंडता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और अंतःकरण से डेमोक्रेसी के भीतर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुल जमा इतना है कि आप वोटों की एक निश्चित संख्या हासिल कीजिए और बहुमत बनाइए। बहुमत के बाद सरकार बनाइए और सरकार बनाने के बाद जो वादे आपने किए हैं जनता के समक्ष, उनके साथ भरोसा कायम करिए और उसको हकीकत में तब्दील करिए। आज बड़ा दिन है बिहार की राजनीति में, क्योंकि भव्य कार्यक्रम किया गया पटना के गांधी मैदान में और जेडीयू के तमाम जो उम्मीदवार जीत कर आए विधायकी का चुनाव को, उनमें से कई लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। और इधर अगर बात करें बीजेपी की तरफ से, तो यहाँ पर भी कई बड़े चेहरों ने आज अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल, उनके समक्ष उन्होंने ये शपथ दिलवाई। लेकिन सबसे दिलचस्प एंगल इसमें निकलकर ये आया है कि जेडीयू के कोटे से जितने भी मंत्री बने हैं, उनमें केवल एक ऐसा नाम है जो मुस्लिम चेहरा है, और उसका नाम क्या है उसी को हम चर्चा में शुरुआत करेंगे, उन पर बात करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे साथी पत्रकार सद्दाम करीमी। सद्दाम, आपका बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। और दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट सेक्शन में खूब दिल खोलकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस कर पाएँ बाद में कि हमें और क्या क्या आगे काम करना है। हमारी चर्चा चल रही थी कि एक ही मुस्लिम चेहरे हैं, आप ही सस्पेंस खोलिए कि कौन से वो चेहरे हैं और क्यों उन पर बात करना आज बेहद ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कई सारे चीज़ को लेकर सवाल उठ रहा है कमल, क्योंकि जमा खान का जेडीयू से विधायक एक तो जीत के आता है, कैमूर जिले से चैनपुर विधानसभा सीट होती है, और उसके बाद जब वो मंत्री पद का शपथ लेते हैं तो ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है जानना उनके सियासी सफ़र के बारे में, उनके संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष के बारे में, उन्हें कैसे जगह मिली इसमें। और जेडीयू में ख़ास तौर पर देखिए, जेडीयू जब वहाँ पर नीतीश कुमार प्रचार प्रसार के लिए गए थे, खास कार्यक्रम हो रहा था, उसमें जब नीतीश कुमार पहुँचते हैं और जब वो टोपी पहनाने लगते हैं जमा खान, तो नीतीश कुमार नकार देते हैं, नहीं पहनते हैं, फिर जमा खान को वो टोपी पहना दिया जाता है। तो ऐसे में समाज में ये सवाल उठने लगा, फिर राजनीतिक जो विरोधी है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो सवाल करने लगे कि जमा खान जब टोपी पहनाने लगते हैं नीतीश कुमार को तो वो नहीं पहनते। तो सवाल यही उठने लगा कि क्या मुस्लिम समाज को नीतीश कुमार दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जाने लगा कि जो नीतीश कुमार टोपी इसलिए भी नहीं पहने क्योंकि बीजेपी के साथ उनको चुनाव लड़ना है और लड़ना था, और 2000 जो है लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ चुनाव लड़े। जब ये सवाल उठने लगा तो ये कहा जाने लगा कि एक जो सेकुलर पार्टी को लेके चलना है और जो सेकुलर सोच है उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ाना था, तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उन छवि को धूमिल नहीं करना चाह रहे थे। जमा खान का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, हम लोग अभी जब आ रहे थे इसको रिकॉर्ड करने से पहले। तो 2004 में जब वो चुनाव लड़ते हैं बीएसपी के टिकट से, फिर उसके बाद 2010 के चुनाव में वो कांग्रेस से लड़ते हैं, तब भी वो नहीं जीत पाते हैं। 2015 में भी जब वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत का स्वाद नहीं चख पाते हैं। 2020 में फिर चुनाव लड़े बीएसपी के टिकट से, फिर वो चुनाव जीतते हैं, फिर वो जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। जेडीयू में जब शामिल होते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया जाता है, जिसमें वो काम करते हुए आ रहे थे। फिर अब मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए हैं, लेकिन चर्चा इस बात का है कि मुस्लिम चेहरे को लाया गया है। मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ और तमाम दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या मुस्लिम चेहरों को लाकर एक संदेश देने की कोशिश, जो क्योंकि देखिए जेडीयू को एक मुस्लिम का जो एक कोर हिस्सा रहा है, वो हमेशा नीतीश कुमार को वोट करते रहे। चाहे आप उनके थोड़ा फ्लैशबैक में जानेंगे तो नीतीश कुमार जब सरकार में रहते हैं तो मदरसे की हालत ठीक होती है, फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उन मदरसे के शिक्षकों को वेतन देना टाइम पे, वो भी एक बड़ा मतलब फैक्टर माना गया था। तो जो नीतीश कुमार आए, फिर इन चीज़ों को ठीक किए, तो क्या ये संदेश जमा खान को मंत्रिमंडल में शामिल करके, आपको क्या लग रहा, आपका आकलन क्या कहता है? मैं तो बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच लेके चलता हूँ पॉलिटिक्स में, और मेरा तो यही नज़रिया बना है कि किसी भी राज्य की राजनीति की बात हो सद्दाम, पहली चीज़ तो हमें ये समझनी चाहिए कि चाहे
कोई मुस्लिम चेहरा हो या किसी ख़ास धर्म या जाति से आता हो, अगर वो जीत करके आ जाता है तो उसमें चाहे 10% मुस्लिम वोटर्स हों या किसी खास वर्ग का हम जिक्र कर लें, वो सभी का रिप्रेजेंटेशन करता है। अब मान लीजिए कि आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के राज्यपाल हैं, हालांकि उनकी एक धार्मिक पृष्ठभूमि है, लेकिन वो एक संवैधानिक पद पर है और वो सभी का प्रतिनिधित्व केंद्र के अधीन है और केंद्र के समक्ष रखेंगे वो राज्य की स्थिति जो भी है। अब मान लीजिए कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जहाँ की मेजॉरिटी जो है किसी खास धर्म के डोमिनेशन पर है, लेकिन उसके विपरीत कोई दूसरे धर्म का आ जाता है, जैसे कि रामपुर में, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि 2027 में चुनाव भी वहाँ पर है तो लगे हाथ उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो वहाँ पर मुस्लिम डोमिनेशन ज़्यादा है लेकिन हिंदू वोटर्स भी हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आकाश सक्सेना जो कि बीजेपी के अब विधायक बनकर आए हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको आप वैक्यूम में नहीं रख सकते। तो जमा खान का जहाँ तक जिक्र है, चैनपुर से आप जिक्र कर रहे हैं कि बीएसपी के टिकट से लड़े और फिर 46% का मैंने भी आपको आंकड़ा दिया कि वो जीत करके आए। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की जो इमेज है वो एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छी रही, खासतौर से 2005 और 2013 के बीच का जो टैग मिला है उन्हें गुड गवर्नेंस का बीजेपी के साथ में। तो शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा की बात नहीं हुई वहाँ पर, शिक्षा तो उन्होंने मदरसी जो तालीमी शिक्षा है उस पर भी काम किया जिसका आपने जिक्र किया। तो एक शिक्षा दूत के रूप में हम कह सकते हैं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक मेटाफर नहीं होगा नीतीश के लिए। और एक चीज़ और दिलचस्प हो जाता है क्योंकि देखिए जमा खान जहाँ से विधायक चुने गए वहाँ पे सिर्फ 10% मुस्लिम है, बाकी वहाँ पर दलित वोट बैंक है, हिंदुओं का वोट है। लेकिन वहाँ से चुनकर आना जमा खान का, क्या जमा खान का एक कहीं ना कहीं जो इमेज है वो हिंदुओं को भी साथ लेकर चलना है, या फिर जिस तरह से लोग जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, क्या वो तमगा हट गया है क्या जमा खान? बिल्कुल हटना चाहिए, अगर नहीं हटा है तो, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी चाहिए किसी भी रिपोर्ट को सबमिट करते हुए, उसमें ये हिंदू, मुस्लिम और दलित और एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, ओबी, इस तरह के हमें, मुझे लगता है कि इस तरह के अंडरस्टैंडिंग के चुनाव में ये ज़्यादा जातिवाद हावी है, फैक्टर रहता है। अब देखिए कि जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई मर्ज है, कोई बीमारी है, उस बीमारी के मल्टीपल क्या कहते हैं कारण जिम्मेदार होंगे, लेकिन आप किसी एक कारण से शुरुआत करते हैं अपनी बीमारी को कवर करने के लिए। तो बिहार की या किसी भी राज्य की जो बीमारी है वो सबसे बड़ी बीमारी यही है कि सामंतवादिता है और जातिवादिता है, इससे हमें उठना होगा। और जमा खान की जहाँ तक बात हो रही है, माफ़ कीजिएगा, जमा खान की जहाँ तक बात हो रही है, वहाँ पर ये है कि निश्चित तौर पर जो 46% उनका पहले भी था और अब भी है, वो सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन है और उनके ऊपर से ये टैग हटा है। और इसीलिए आप देखिएगा कि जेडीयू में वो इकलौते चेहरे हैं। ऐसा नहीं है कि जेडीयू के पास अपने तरकश में मंत्रियों के नाम के तीर नहीं है, वो कभी भी किसी भी तीर को निकाल करके चला सकते हैं जेडीयू। और देखिए ना, 19 नवंबर तक इस्तीफा नहीं दिया नीतीश कुमार ने। जो व्यक्ति किसी के चुनाव नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, अमित शाह जैसे बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, वो आकर के पटना में डेरा डालते हैं। नीतीश कुमार वहाँ पर अपना दमखम नहीं छोड़ते, अपनी वो चुनावी कमान अपने हाथ में रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जमा खान से ये टैग जो है बिल्कुल हटा है और अल्पसंख्यक मंत्रालयों ने दिया गया, क्योंकि मदरसा की उन्होंने आधुनिक स्कूल बनाया, साथ ही साथ स्कॉलरशिप की बात की है। तो पढ़ाई लिखाई पे अगर आप जोर देंगे तो जाहिर सी बात है यही फॉर्मूला हमने दिल्ली में मनोज सिसोदिया के साथ देखा कि जैसे उन्होंने शिक्षा क्रांति करने का दावा किया, उसके बाद उन्हें बम्पर वोटों से जीत मिली थी। हालांकि इस बार के गत चुनावों में तो उनकी परिस्थिति बहुत ही बुरी रही, लेकिन ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव हम आकलन करेंगे तो उसमें यह है कि जिसने भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया उसने बेहतर कामयाबी हासिल की ही है। यही उम्मीद के साथ कि कई सारे मंत्री ने जो शपथ लिए हैं, बीजेपी में 14 मंत्री, जेडीयू के 8 और लोजपा के 2, हम के 1, जिसमें 3 महिला हैं जो बीजेपी के 2 हैं और 1 जो है जेडीयू से है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सद्दाम की तमाम जो पार्टियां रहीं, जीविका दीदी की भी बात हुई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात हुई और महिलाओं की बात हुई, आदि आबादी की बात हुई, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कोटे में सिर्फ 3 ही मंत्री महिलाएं हैं। तो ये जहाँ तक बात आती है महिलाओं से वोट लेने की, तो ये कहते हैं कि महिलाएं, हम क्या कहते हैं, हम महिलाओं के पास चले जाएंगे, पैदल जाते थे, उनके क्षेत्रों में जाते थे, वहाँ चुनावी सभाएं करते थे, उनसे वोट जब मिल गया, एक वो लाइन कही जाती है ना, पंच लाइन की, लहर आई तो उम्मीदवार मंत्री बन गए और जो महिलाएं थी वो ठगी की ठगी रह गई, वो वहीं पर खड़ी रह गई। तो 3 ही हैं। हम चाह रहे थे कि महिलाओं को द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं सभी मंत्री, यकीनन यही उम्मीद हम करते हैं कि बिहार की राजनीति में एक नया सूर्य उदय होगा और बिहार के ऊपर जो भी स्टिग्मा लगते रहे हैं अब तक, पलायन का स्टिग्मा लगा, अनएम्प्लॉयमेंट का स्टिग्मा लगा, जो सकल घरेलू राज्य उत्पादन है उसमें भी निचले पायदान पर है बिहार,
और बाढ़ से ग्रसित राज्य है, तो बड़ी चुनौतियां हैं नई विधानसभा के सामने और विधानसभा अध्यक्ष के सामने कि कैसे हम आक्रामक विपक्ष के सामने एक सुव्यवस्थित और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सरकार चलाएंगे। फिलहाल जनतंत्र टीवी के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में दिल खोलकर अपनी राय रखिए। नमस्कार।